नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सेल यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में। स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखा आपको नजर आ रहा होगा कि सेल ने आपके लिए यंग प्रोफेशनल की रिक्रूटमेंट निकाली है 2026 की। इसमें आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पर है मेनली, ठीक है। बाकी कुछ कंडीशन आ सकती है, एस्ट्रिक लगा लीजिए, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि किस कंडीशन में कैसे आपकी रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही है आपको इसमें, है ना। सैलरी को भी हम डिस्कस करने वाले हैं और वैकेंसीज का नंबर भी बढ़िया ही है, कम नहीं कह सकते। बाकी इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक्सपीरियंस देखो, 3/6, 3 या 6 साल का मांगा है। तो जिन कैंडिडेट के पास नहीं है एक्सपीरियंस वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिनके पास है वो इस वीडियो को पूरा पूरा देखें। तो ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है ताकि आपका टाइम यूटिलाइज हो जाए, आप टाइम इसमें वेस्ट ना करें। बाकी वैकेंसीज़ की अपडेट के लिए, क्योंकि इसमें ये जो चैनल है ये वैकेंसीज़ के अपडेट के लिए है, जॉब्स के लिए है और इसी से रिलेटेड चीज़ों के लिए है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो, ठीक है। और हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर डायरेक्टली जाकर मुझसे जुड़िए और 1-to-1 आप मुझसे कॉन्टैक्ट और बातचीत कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपको वहाँ पर आपका टाइमली सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना वक्त गवाए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम पोस्ट की डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। कौन सी पोस्ट है, किस फील्ड है, ये सब। तो ये है आपकी प्रोजेक्ट डिवीज़न, है ना। ये है वर्क डिवीज़न और ये है आपका मटेरियल्स मैनेजमेंट डिवीज़न, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आपको एक क्या दे रखे हैं, एंगेजमेंट कोड दे रखे हैं। इसी के सामने आपको डिवीज़न दे रखे हैं, ठीक है। दो तो आगे जो हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे उसमें आपको पोस्ट कोड, मतलब ये एंगेजमेंट कोड दिखेगा, उसके आगे आपकी एलिजिबिलिटी दिखेगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना चेक करना है कि आप इसमें फिट बैठ रहे हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो शुरुआत करते हैं। प्रोजेक्ट फॉर ग्रुप यूटिलिटीज़, इसमें आपकी 2 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और ये किस पे है, आईएसपी। आईएसपी का मतलब क्या है इसमें, आईएसपी मतलब इसको स्टील प्लांट, ये इसके क्या है, प्लांट्स हैं सेल के लिए, यानी इसकी लोकेशन है ये कहाँ पर है। और एएसपी मतलब अलॉय स्टील प्लांट और डीएसपी मतलब दुर्गापुर स्टील प्लांट, ठीक है। तो इसके प्लांट है, ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पर आपकी 2 वैकेंसीज है। अपर एज लिमिट इन्होंने 38 ईयर्स रखी है इस पोस्ट के लिए। 6 साल का इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्चुअल मैनेजमेंट का, इसमें 1 वैकेंसी है। आईएसपी में ही 35 साल एज लिमिट है, 3 साल इसमें वर्क एक्सपीरियंस है। सेफ्टी में आपकी 3 वैकेंसी है, 35 साल आपकी एज लिमिट है और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। सेफ्टी में ही आगे बात करें तो 2 है। तो देखो सेफ्टी 2 का लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होंगे आप, है ना, कि आपको क्या, आपकी क्या एलिजिबिलिटी है। जो हम आगे क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे उसके लिए। तो उसमें आपको इसके आगे लिखा होगा P3A और P3B, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एलिजिबिलिटी देखनी होगी, ठीक है। अब आप अच्छे समझ गए होंगे। तो इसमें आपकी 2 वैकेंसी है सेफ्टी में, P3B में 38 ईयर्स की एज लिमिट है, 6 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट डिजाइन मैकेनिकल में 1 वैकेंसी है, आईएसपी ही है इसमें भी, ठीक है। और 38 ईयर्स की एज लिमिट है और 6 साल का क्या है आपको मांगा है आपसे एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आपका डिजाइन इलेक्ट्रिकल एंड या इंस्ट्रूमेंटेशन का 1 वैकेंसी है आईएसपी में ही और 38 ईयर्स की एज लिमिट और 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस। सिविल की बात करें तो 3 वैकेंसीज हैं, 35 साल एज लिमिट, 3 साल वर्क एक्सपीरियंस। फिर सिविल है 3 वैकेंसी, 38 ईयर्स की एज लिमिट, 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट भी सिविल ही है और इसमें 2 वैकेंसी है, 42 साल की एज लिमिट है, 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, बहुत ज़्यादा है। तो सैलरी भी अच्छी होगी ऑफकोर्स। फिर नेक्स्ट है सिविल, इसमें भी आपकी, अच्छा ये हमने डिस्कस कर लिया है, थोड़ा ऊपर नीचे देखो मेरे को भी हो गया, बट आप समझ गए होंगे। सिविल 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 और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको वैकेंसी बता दी है। फिर सिविल एंड स्ट्रक्चरल, इसमें 3 वैकेंसी डीएसपी में है और 35 साल एज लिमिट है और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मंगा है। मैकेनिकल में 2 वैकेंसी आईएसपी में, 35 साल एज लिमिट है, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मंगा है। मैकेनिकल में ही एक है वैकेंसी इसमें आईएसपी में ही, 38 ईयर्स की एज लिमिट है, 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस मंगा है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 वैकेंसी आईएसपी में और 35 साल एज लिमिट और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस। फिर रोड एंड लॉजिस्टिक्स में 1 वैकेंसी है, 30 ईयर्स की एज लिमिट है, 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। एक हमारा बीच में छूटा है क्या, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ही, 2 वैकेंसी आईएसपी में है, 38 ईयर्स की एज लिमिट और 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड पावर, इसमें 2 वैकेंसी आपकी डीएसपी में है, 35 साल एज लिमिट और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस। मैकेनिकल हाइड्रोलिक्स एंड यूटिलिटीज 3 वैकेंसी डीएसपी में, 35 साल एज लिमिट और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिवीजन ईईडी, इसमें 1 वैकेंसी एएसपी में, 38 ईयर्स की एज लिमिट है, 6 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। सीएनआईटी में 1 वैकेंसी है, ये आपकी एएसपी में है, 38 साल की एज लिमिट है और 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस। तो टोटल इसमें जो डिवीजन वाइज आपकी वैकेंसी है, डीएसपी में 8 है, 26 आपकी आईएसपी में है और 2 आपकी एएसपी में है। नेक्स्ट बात करें वर्क डिवीजन की, तो इसमें जो आपका नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी में है 1 वैकेंसी आईएसपी में, 38 साल एज लिमिट, 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस। एनवायरमेंट मैनेजमेंट कितनी वैकेंसी है, 1, 35 साल एज लिमिट और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस। हाइड्रोलिक्स में 2 वैकेंसी डीएसपी में, 35 साल एज लिमिट, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस। फुल स्टैक डेवलपर 1 वैकेंसी डीएसपी में, 35 साल एज लिमिट, 3 साल वर्क एक्सपीरियंस। सेट टेक्निकल 1 वैकेंसी डीएसपी में है और इसमें 35 साल की एज लिमिट, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, 2 वैकेंसी डीएसपी में, 38 साल एज लिमिट, 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस। इंस्ट्रूमेंटेशन में 1 वैकेंसी डीएसपी में, 38 साल है आपकी क्या एज लिमिट और 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस। एनवायरमेंट में 1 वैकेंसी डीएसपी में,
और 38 ईयर्स की एज लिमिट और 6 साल का क्या है वर्क एक्सपीरियंस। तो इसमें भी डिवीजन वाइज DSP में 8 वैकेंसी, ISP में 2 और आपकी ASP में 1 भी वैकेंसी इन्होंने नहीं रखी है इसमें। फिर आगे बात करते हैं, तो अब आता है मटेरियल मैनेजमेंट डिवीजन। इसमें इंजीनियरिंग हाँ इमर्जिंग, ठीक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज 1 वैकेंसी है, ISP में 35 साल एज लिमिट है, 3 साल वर्क एक्सपीरियंस है। और नेक्स्ट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज 1 वैकेंसी है, वो भी किस में है आपकी है ISP में है और 38 साल की एज लिमिट है, 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। टोटल यानी ग्रैंड टोटल की बात करें कि किस सारे डिवीजन वाइज और टोटल ही बात करें तो डिवीजन वाइज देखें तो 16 वैकेंसी DSP में, 30 वैकेंसी ISP में, 2 वैकेंसी ASP में, ठीक है। फिर टोटल 48 वैकेंसी आपकी बन रही हैं, ठीक है। तो वैकेंसीज अच्छी हैं और फील्ड भी टेक्निकल वाला है ये। तो अब एलिजिबिलिटी की नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑल इंडियन नेशनल से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपको सिटीजनशिप का प्रूफ देना होगा, बस इतना ही है। और सिटीजनशिप प्रूफ में तो वही आपका आइडेंटिटी कार्ड लग जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड लग जाएगा। बाकी मिनिमम एज की बात करें तो 23 साल होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। और इसका प्रूफ क्या लगेगा आपका 10वीं और 12वीं का कोई भी ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट। फिर तीसरे की बात करें तो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन अब हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें आपको ब्रैकेट में दिख रहा है कि BE या BTech और उसके अलावा भी थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन है वो हम देखेंगे, प्लस 3 या 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस। तो इन तीनों में से ये तीनों ही आपकी क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर कि उसके लिए आपको क्या चाहिए, बेसिकली डिग्री कौन सी चाहिए आपको, है ना। तो चलिए, तो छोटा सा हमने देख लिया कि मिनिमम आपकी एज लिमिट क्या थी और बेसिक क्वालिफिकेशन भी हमने देखी कि नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, ऑल नेशनल, ठीक है। बाकी अब आते हैं हम पूरा एक्सप्लोर करने, यानी थोड़ा डिटेल से जानने के लिए क्वालिफिकेशन को और एक्सपीरियंस को, ठीक है। तो ये आपके एंगेजमेंट कोड है। तो हम सीधा एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर बात करने वाले हैं। डिजायरेबल की हम देखो बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एसेंशियल पर आए तो P1 के लिए आपको BE या BTech चाहिए इन मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग या कोई इक्विवेलेंट डिग्री। इसमें एक्सपीरियंस किस फील्ड में चाहिए आपको, प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट या ऑपरेशंस या फिर मेंटेनेंस ऑफ यूटिलिटी एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट है P2, BE या BTech होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में या कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस या फिर मटेरियल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस या फिर ऑपरेशंस एरिया का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है P3A एंड P3B दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, BE या BTech चाहिए किसी भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में, डिग्री साथ में होना चाहिए या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी और रिकॉग्नाइज होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से। फिर इसमें सेफ्टी मैनेजमेंट, प्रिफरेबली द कैंडिडेट शुड हैव फ्लुएंसी इन बंगाली, स्पीक, रीड एंड राइट। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा है किसका, सेफ्टी मैनेजमेंट का, और आपको बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए, स्पीक मतलब बोलनी, पढ़नी और लिखनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, ये है P4, इसमें BE या BTech मांगा है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई इक्विवेलेंट डिग्री। और क्या एक्सपीरियंस की बात करें तो मैकेनिकल डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग का होना चाहिए इन द प्रोजेक्ट एंड मेंटेनेंस एरिया में, ठीक है। आगे बात करते हैं P5, BE या BTech इन इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट, और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल और या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट एंड टाउनशिप प्रोजेक्ट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा है उन्होंने। फिर जो P6A है, P6B है एंड P6C है, इनके लिए सेम है कि आपके पास BE या BTech होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस मांगा है सिविल एंड स्ट्रक्चरल सेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स या फिर ऑपरेशन या फिर मेंटेनेंस एरिया, ठीक है। फिर P7 की बात करें तो BE या BTech मांगा है इन सिविल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। फिर सिविल एंड स्ट्रक्चरल जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं वो सिविल एंड स्ट्रक्चरल सेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स या फिर ऑपरेशन या फिर मेंटेनेंस एरिया, और या फिर डिजाइन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन या सुपरविजन ऑफ सिविल फाउंडेशन वर्क एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चरल वर्क, ठीक है। ये आपका एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। फिर नेक्स्ट है P8 एंड P8B, मतलब P8A एंड P8B, इनके लिए सेम क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है कि आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो मैकेनिकल सेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस या ऑपरेशन या मेंटेनेंस एरिया, ये आपका इन्होंने एक्सपीरियंस की डिमांड करी है। फिर P9A या P9B दोनों के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो है BE या BTech इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ में एक्सपीरियंस मांगा है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन इन प्रोजेक्ट्स, ऑपरेशन या मेंटेनेंस एरिया बता रहे हैं कि कहाँ पर आपका एक्सपीरियंस हो, और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन कोई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट है P10 जो आपका प्रोजेक्ट कोड है या आपका जो एंगेजमेंट कोड है, तो उसके अकॉर्डिंग BE या BTech की डिग्री मांगी है किसी भी ब्रांच में, इंजीनियरिंग की ब्रांच में, और इंफ्रास्ट्रक्चर या रेलवे या रोड लॉजिस्टिक्स का एक्सपीरियंस मांगा है वो किसमें, ऑपरेशन या मेंटेनेंस एरिया में। फिर नेक्स्ट है आपका P11, सॉरी इसमें आपसे क्या मांगा है, BE या BTech मांगा है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिक या फिर पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग या फिर पावर प्लांट इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड पावर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर पावर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग
और या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, या फिर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, या फिर क्या है मैकेट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इंजीनियरिंग, या रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, या ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ये डिग्री इनमें मतलब किसी भी फील्ड में आपके पास होनी चाहिए, बी या बी टेक की। और ये जो मैंने आपको बताई है अभी फील्ड्स पढ़ के, उनमें से किसी एक में। और उसके साथ एक्सपीरियंस मांगा है डिज़ाइन या इंजीनियरिंग का, या कंस्ट्रक्शन का, या सुपरविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क का, या इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेशन वर्क का, या फिर पावर प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, तो एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। कहाँ पढ़ रहा है भाई, सीधा सीधा चले यार। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं P12 के प्रोजेक्ट पे। फिर बी या बी टेक मांगा है इसमें आपसे इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, या फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, या फिर मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, या फिर टेक्नोलॉजी, या फिर थर्मल इंजीनियरिंग, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन, या फिर मैकेट्रॉनिक्स, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, या फिर टेक्नोलॉजी, या फिर मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, या फिर एनर्जी इंजीनियरिंग, या फिर मैकेनिक इंजीनियरिंग, या फिर मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, या सिविल इंजीनियरिंग। इनमें से किसी एक मतलब इनमें से किसी एक फील्ड में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बी या बी टेक की। एक्सपीरियंस डिज़ाइन या इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन या सुपरविजन ऑफ मैकेनिकल वर्क, या फिर यूटिलिटी वर्क, या फिर हाइड्रोलिक वर्क का होना चाहिए। नेक्स्ट है P13, बी या बी टेक मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, 11 kV, ठीक है, या अबव सब स्टेशन मेंटेनेंस का काम आना चाहिए। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडोर या आउटडोर सब स्टेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ SCADA सिस्टम। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस मांगा है आपसे। फिर P14 की बात करें तो इसमें आपसे मांगा है कंप्यूटर साइंस में बी या बी टेक, या फिर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बी या बी टेक होनी चाहिए। SAP इन इम्प्लीमेंटेशन एट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, तो SAP ECC6 का एक्सपीरियंस मांगा है। अब आता है W1 जो कोड है उस पर, इसमें बी या बी टेक मांगा है कंप्यूटर में, या IT में, या EC में, या फिर EEE इंजीनियरिंग में। फिर इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग या साइबर सिक्योरिटी या IT OT इंटीग्रेशन सिस्टम का एक्सपीरियंस मांगा है। W2 की बात करें तो बी या बी टेक मांगा है इन केमिकल इंजीनियरिंग में। साथ में मांगा है पॉल्यूशन कंट्रोल या मॉनिटरिंग और रिडक्शन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट एंड सस्टेनेबिलिटी का एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है W3, इसमें मांगा है आपसे बी या बी टेक इन मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। फिर इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो डिज़ाइन, मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग ऑफ हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम involving proportional control, servo control, and various types of hydraulic pumping valves and actuator systems. फिर नेक्स्ट है W3, इसमें मांगा है बी या बी टेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनमें से किसी एक फील्ड में बी या बी टेक मांगा है। फिर फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपको आना चाहिए, Node.js, Angular, React, डेटाबेस डिज़ाइन विद नॉलेज ऑफ Perl, PHP, Slim एंड Laravel फ्रेमवर्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट है W5, बी या बी टेक मांगा है कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। एक्सपीरियंस की बात करें तो SAP, BAP, मॉड्यूल, पूल, ALB, वेब, डाइन प्रो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ABAP और WRICEF ऑब्जेक्ट्स मॉडिफिकेशन एंड क्रिएशन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है W6, बी या बी टेक मांगा है कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, या फिर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में, या ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में। एक्सपीरियंस की बात करें तो मेंटेनेंस या ट्रबल शूटिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ PLC सिस्टम, ये आपको आना चाहिए। फिर ड्राइव क्या है ये कमीशनिंग एक्टिविटीज़ फॉर डायग्नोस्टिक एंड रीडिंग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स इन प्रोसेस इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड रिलेटेड ट्रबल शूटिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, W7 पर आते हैं, बी टेक मांगा है इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल में, या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में, या मैकेट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर में, या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, या टेक्नोलॉजी में, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, या फिर इंजीनियरिंग में, या रोबोटिक एंड ऑटोमेशन में, या ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में, या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। ठीक है, फिर एक्सपीरियंस की बात करें तो मेंटेनेंस, कमीशनिंग एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स इन स्टील, केमिकल, पावर, ऑयल, पेट्रोकेमिकल या अदर प्रोसेस इंडस्ट्रीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, फिर HART कॉन्फ़िगरेशन, PLC, DCS, SCADA सिस्टम आपको आना चाहिए। कैलिब्रेशन, लूप चेकिंग, P&ID रीडिंग, इंटरलॉक डिज़ाइन, कंट्रोल फिलोसफी एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, ये सब आपसे मांगा है। फिर नेक्स्ट है W8, बी या बी टेक मांगा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में,
एक्सपीरियंस मांगा है एनवायरमेंटल रूल्स का, रेगुलेशन, कंप्लाइंसेस, क्लियरेंस का, हैंडलिंग ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट है MMA1 एंड MMA1B, मतलब MMA1A एंड MMA1, सॉरी MMA1 एंड MM1B, फिर से गलत पढ़ा, दोबारा पढ़ते हैं। MM1A एंड MM1B का ये कोड है आपकी पोस्ट का। बी या बी टेक मांगा है किसी भी डिसिप्लिन में, कितना टाइम लगे इसको ही ठीक से पढ़ने में, कोई बात नहीं। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग गुड, तो ये आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट नोट देख लेते हैं हम यहाँ पर कि असेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ बी या बी टेक या कोई इक्विवेलेंट शुड बी रेगुलर या फुल टाइम। तो आपके पास जो डिग्री हो वो रेगुलर या फुल टाइम की होनी चाहिए इन रिस्पेक्टिव स्ट्रीम, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव स्ट्रीम है उससे, और वो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से करी हो आपने। परसेंटेज की बात करें तो 65% आपसे मांगी है इन्होंने, ठीक है। तो अब और आगे इसकी हम चीज़ें जानेंगे क्या कि आपको क्या बेनिफिशियल नहीं कि आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, उसी के साथ सैलरी भी हम देखने वाले हैं, और लास्ट डेट जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम देख लेते हैं कि इसमें आपकी एंगेजमेंट कितने साल के लिए करने वाले हैं। बाकी आपका एक्सटेंशन इसमें हो जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर, तो वो हम देख लेते हैं। अब आपकी एंगेजमेंट टेन्योर क्या है इसमें, है ना, ये चीज़ हम देख लेते हैं। हम तो सॉरी तो बिगड़ जाता है बार बार, ठीक है, पहले इसको ही लॉक कर लिया जाए। ओके, तो इनिशियल टेन्योर आपका 3 साल का रहने वाला है, ठीक है। पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जब आप ज्वाइन करेंगे उस डेट से आपका क्या रहने वाला है, 3 साल का, 3 साल का ये टेन्योर रहने वाला है। और जो ये टेन्योर है एक्सटेंडेबल रहेगा। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ऑब्वियसली मैट करेगी तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री जो आपकी रिपोर्ट है वो जाएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका इसमें टेन्योर एक्सटेंड होगा, ठीक है। अब आगे बात करें तो मैक्सिमम जो आपका एंगेजमेंट होगा 5 साल का ही होगा, है ना, और उससे ज़्यादा ये नहीं करेंगे। फिर बाकी देखो आगे और भी चांसेस मिलते हैं इसी में, तो अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। एनुअल रिव्यूज सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, फर्स्ट ईयर एक्सटेंशन, सेकंड ईयर एक्सटेंशन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी रहने वाली है। अब जो पॉसिबल एक्सटेंशन है 2 साल का एडिशनल मिलेगा, तो एक्सटेंशन आर कंडीशनल एंड कंपनीज डिस्क्रिप्शन, तो कंपनी के ऊपर भी करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी ये बेस करने वाला है। तो ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, आपकी सैलरी की बात करते हैं, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन ब्रेकडाउन देख लेते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं। यंग प्रोफेशनल 1, जो कि जिसकी सैलरी उन्होंने रखी है 17,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, और मंथली कंसोलिडेटेड रिटेनशिप फीस है ये। और अच्छा, इसके अलावा भी आपको अलाउंसेस वगैरह ये सब मिलेंगे, तो वो भी हम नेक्स्ट ही डिस्कस करेंगे, है ना। और एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगा, तो उसको भी अभी हम देखेंगे। तो यंग प्रोफेशनल 2 को 1 लाख रुपये पूरे मिलने वाले हैं, और यंग प्रोफेशनल 3 को 1,40,000 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है एनुअल इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस के बेस पर आपका एनुअल इंक्रीमेंट होगा, और वो कैसे होने वाला है, एंड इंक्रीमेंट आर कैलकुलेटेड एज पर परसेंटेज ऑफ द मंथली कंसोलिडेटेड रिटेनशिप फी, तो ये आपके अकॉर्डिंग टू योर मंथली रेम्यूनरेशन होगा, ठीक है। अब बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस का मतलब अगर आपकी गुड परफॉर्मेंस हुई तो आपको आपकी सैलरी को 4% मिलेगा, और आपने उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करा तो उसका मतलब 7% आपको मिलेगा इंक्रीमेंट एनुअल, और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आपने दी तो 10% आपका क्या होने वाला है, हाइक होने वाला है सैलरी में। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब आपके अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स की। तो इन क्या देख लेते हैं हम, बेनिफिट एंड एंटाइटलमेंट्स देख लेते हैं। तो एकोमोडेशन आपको मिलेगी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। यंग प्रोफेशनल 1 एंड 2 को 2 बेडरूम एकोमोडेशन मिलेगी 3,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। रेंट इक्वलेंट मतलब इसके इक्वलेंट जो भी होने वाला है एकोमोडेशन वो आपको मिलेगा। और जो यंग प्रोफेशनल 3 होंगे उनको 3 बेडरूम एकोमोडेशन मिलेगा, और जो आपका ये इसके मतलब जो 5,000 पर मंथ का जो इक्वलेंट रेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलने वाला है, अकोमोडेशन मिलेगी, ठीक है। फिर मंथली सीलिंग क्या है, मोबाइल फ़ोन ब्रॉडबैंड एक्सपेंसिव भी आपको मिलने वाला है। यंग प्रोफेशनल 1 को आपको मिलेगा 800, और YP2 को 1,000, और YP3 को 1,200 आपका क्या मिलने वाला है, ब्रॉडबैंड या मोबाइल फ़ोन का जो एक्सपेंसिव है वो। फिर सेल्फ इंश्योरेंस भी आपको मिलेगी, मैंडेटरी है। एडुकेट सेल्फ इंश्योरेंस कवर मेडिकल लाइफ हेल्थ एक्सीडेंट ये सब। तो YP1 को अप टू 20,000, YP2 को 25,000, और YP3 को अप टू 30,000 मिलने वाला है। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी आपको मिलने वाली है। इलेक्ट्रिकल वाटर मेंटेनेंस चार्जेस विल बी एप्लीकेबल एज पर एक्चुअल, ठीक है। फिर HRA पेबल नहीं है। फिर आउट स्टेशन YP जो इनिशियल 3 मंथ के लिए गेस्ट हाउस, फिर आउट स्टेशन जो आपका अगर होगा तो YP इनिशियल 3 मंथ के लिए एट गेस्ट हाउस होगा, और ट्रांजिट हाउस फैसिलिटीज़ ऑन पेमेंट ऑफ ₹200 पर मंथ पर डे, तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। मंथली सीलिंग इसकी वही है जो मैंने आपको बताई दी, 800 रुपये, 1,000 रुपये और 1,200 रुपये YP1, 2 एंड 3 को रेस्पेक्टिवली। फिर क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आपको मिलने वाली है, OPD एंड IPD फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस, कंपनी ओन्ड हॉस्पिटल्स एट एनी प्लांट यूनिट लोकेशन फॉर सेल्फ स्पाउस एंड 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो जो आपकी हस्बैंड वाइफ है उनको मिलेगा, ठीक है। और किनको मिलेगा, 2 चिल्ड्रन को मिलेगा जो डिपेंडेंट है। और नो मेडिकल रेफरेंस फैसिलिटी एक्सटेंडेड, तो इसके अलावा कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। एंटाइटलमेंट्स ऑन ऑफिशियल टूर या ट्रैवल, अगर आपको ऑफिशियल टूर या ट्रैवल करने को मिलेगा तो उसमें YP1 को परमिसिबल मोड ऑफ जर्नी है
सेकंड एसी में रेल का, ठीक है। और रीइंबर्समेंट मिलेगा स्टे अप टू 2000 पर डे, लोकल ट्रैवल एंड फूड एट 1000 पर डे। फिर YP2 को एयर इकोनॉमी मिलेगा, एयर रेल सेकंड एसी CC मतलब चेयर कार, और स्टे अप टू 2500 पर डे, लोकल ट्रैवल एंड फूड एट 1000 पर डे, ठीक है। फिर मतलब अप टू मतलब 2500 रुपये तक का मिलेगा और ट्रैवल एंड फूड पे 1000। फिर YP3 की बात करें तो एयर इकोनॉमी रेल फर्स्ट एसी का सी या फिर CC का, ठीक है, रेल की बात करें और स्टे अप टू 3000 अप टू 3000 तक मिलेगा पर डे के हिसाब से। और लोकल ट्रैवल एंड फूड की बात करें तो उसमें आपको 1200 रुपये पर डे मिलेगा, ठीक है। तो स्टे के लिए आपको जो YP1 को है 2000 रुपये मिलेंगे, और जो आपका ट्रैवल और फूड के लिए है 1000 मिलेगा, और YP2 को स्टे करने के लिए 2500 रुपये मिलेंगे, और लोकल ट्रैवल एंड फूड के लिए 1000 रुपये मिलेगा। YP3 को स्टे करने के लिए 3000 रुपये मिलेंगे और 1200 रुपये मिलेंगे किसके लिए, लोकल ट्रैवल एंड फूड के लिए। तो ये चीज़ आप अच्छे समझ होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम किस पे, आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ये सिलेक्शन आपका इसमें कैसे होने वाला है। अब अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस को देखें तो सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा। स्क्रूटनाइज करने के बाद अगर आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म लेस देन 5 टाइम्स हुए, ठीक है, मतलब 5 गुने से कम हुए, तो उस केस में आपका स्टैंडर्ड टेस्ट एग्जाम लिया जाएगा, यानी आपका पर्सनल इंटरव्यू या फिर पर्सनल इंटरव्यू या इंटरेक्शन होगा, ठीक है। और अगर मोर देन 5 टाइम्स हुए, ठीक है, तो उस केस में आपका CBT एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल मैनेजमेंट टेस्ट एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकता है। तो ये कंडीशनल है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी, थोड़ा सा हिंट दिया था। अब इंटरव्यू पूल एंड पैनल, तो पर्सनल इंटरेक्शन वगैरह ये सब जो आपको बुलाएंगे 1:3 रेशियो के बेस पर बुलाए जाएंगे, ठीक है। और मेरिट लिस्ट एंड पैनल प्रिपरेशन होगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट का वेटेज CBT अगर होता है तो 80 होगा और इंटरव्यू का 20% होगा, ठीक है। फिर ज्वाइनिंग द असाइनमेंट होगा, मतलब आपको फाइनली ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। अब आपसे हम बात करेंगे फाइनल स्टेज की, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देख लेते हैं द योर गाइड टू सक्सेसफुल सबमिशन। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एंड सिलेक्शन, फिर आपको मतलब वेबसाइट पर जाना है, चूज योर एंगेजमेंट एंड एंटर योर डिटेल्स वगैरह। सेकंड स्टेज फिलिंग एंड कंफर्मेशन, कंप्लीट ऑल अप्रोप्रिएट फील्ड्स, इंश्योर ऑल डाटा इज एक्यूरेट, ठीक है। फिर थर्ड में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ओरिजिनल, ठीक है, स्कैंड जो होंगे वो, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन वगैरह, और ये KB वगैरह बता रखे जो आपको वहाँ भी दिख जाएगी। फिर फाइनलाइज होगा एंड रिटेन होगा, प्रिंट आपको रखनी है, मतलब फाइनलाइज मतलब फाइनली आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो आपको एक्नॉलेजमेंट मतलब या जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको डाउनलोड करके आपको रख लेना है। एप्लीकेशन चेकलिस्ट, क्रूशियल पॉइंट, एलिजिबिलिटी, और ये तो सेम है आपको कि एलिजिबिलिटी आपकी मीट होनी चाहिए, फोटो सिग्नेचर ये सब एक्यूरेटली होना चाहिए। अब ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, ये फाइनल स्टेज थी किसकी, हाउ टू अप्लाई वगैरह की। एक और हम बात करेंगे किसकी, जो आपकी डेट्स है इंपॉर्टेंट वाली उसकी, है ना, क्योंकि वो तो रही गई है। तो ये सेकंड लास्ट समझ लीजिए, लास्टली हम जो करने वाले हैं डिस्कस वो डेट्स के बारे में करेंगे। तो कवर कर चुके हैं हम ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स। कुछ भी छूटा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कोई गाइड चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। उसका जो लिंक है चैनल का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बाकी एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए विश। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो छोटा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और इसलिए ताकि टाइमली आपको अपडेट मिल जाए, कोई फॉर्म आपसे ना छूटे और आपकी नौकरी जल्द से जल्द लग जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, बाय।